मैं बात कर रहा था कि कोटा में अक्सर करके नीट एस्पायरेंट सुसाइड क्यों करते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि इसका जिम्मेदार सच में कौन है। यहाँ पर कोटा में एक मंदिर पाया जाता है। इस मंदिर पे हर बच्चे अपनी अपनी अर्जियां, अपनी अपनी पर्चियां लगाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दीवारों पर भी लिखते हैं, हर पर्ची पे, हर खंभे पे, हर प्लास्टर की दीवार पे अपने अपने मार्कर के द्वारा वहाँ पर लिखते हैं, अर्जी लगाते हैं और वहाँ पर धागा भी बांधते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं। कोचिंग में पढ़ाई भी चलती है, कमरे भी रहते हैं और वहाँ पे उनके माहौल भी बने रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे कैसे होते हैं, नीट के ही होते हैं। इस प्रकार से उनका माहौल भी बना होता है। नीट की तैयारी करते हैं, मॉक देते हैं और क्लासें अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ टाइम पाते हैं तो दोस्तों के साथ में मिलते भी। लेकिन ये इतना अगर इस प्रकार से हो रहा है तो वहाँ पर बच्चे अपनी जान क्यों दे रहे हैं। 10 से 12 ये जो मैटर हो जाते हैं, ये जो खतरनाक ये आइडियाज़ आते हैं, एक कौन सी ऐसे माहौल में है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनका जिम्मेदार कौन है और क्यों ये सुसाइड करते हैं, इनका गुनहगार कौन है। ये बेकसूर मासूम बच्चे हैं और ये किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए नीट एस्पायरेंट्स हैं या अदर में मान लो किसी भी क्षेत्र में अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो अक्सर करके ये क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्या है इसका रीज़न। क्या फैमिली का रीज़न है, फैमिली का प्रेशर है, या खुद का प्रेशर है, या सिलेबस का प्रेशर है, या समाज का प्रेशर है। कौन है जिम्मेदार। इन चारों में से तो कोई ना कोई जरूर होगा जिम्मेदार जो इनको सुसाइड करने पे मजबूर करता है। कोई जहर खाता है, कोई फांसी लगाता है और कोई करंट लेता है, कोई तो पहाड़ों से नीचे कूद लेता है। क्या है इसका रीज़न। पिछले साल में कुछ ऐसे ही मैटर आए और इस बार भी एक मैटर आया, एक लड़की सुसाइड कर ली और वो पंखे से लटक कर जो है अपनी जान गंवा दी। उसने एक पर्चे भी लिखा था, पापा मुझसे नहीं हो सकता, ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स के से जो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअल में पढ़ाई अपनी जगह पर है और आपका बच्चा या आपकी बच्ची अपनी जगह पर है। आप उस पर इतना प्रेशर ना बनाएं। अगर आप जिस जगह पर हैं, अगर आप नहीं बन पाए हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा बेटा बन के दिखाएगा। ये ज़रूरी नहीं है। बस उससे पूछें, उसकी इच्छा पूछें कि बेटा तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर वो 1 साल तैयारी कर लेता है, फिर उसके बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो उससे एक बार जा कर के उसकी जानकारी लें, उसके पास बैठें या उसको घर बुला लें और फिर उसके बाद उससे हाल उसका पूछें, क्या इस बार तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उस पर ज़्यादा कोई परेशान नहीं बनाना है कि मेरे 3 लाख खर्चा हो गए हैं, 2 लाख खर्च हो गए हैं और ये पैसे कहाँ से वापस आएंगे। उसको भनक नहीं लगनी चाहिए, उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे पापा के पैसे 2 लाख या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लग चुके। बस उससे पूछिए कि क्या बेटा मन लग रहा है तुम्हारा या नहीं लग रहा है, इस क्षेत्र में तुम कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उससे इस प्रकार से बात करें, वो ऑटोमेटिक अपने आप से दोस्त बन करके जब बात करोगे तो वो सारी बातें आपसे खुल करके बता देगा। अगर वो कर लेगा तो आपसे डन करेगा, नहीं कर पाएगा तो वो डन नहीं करेगा। अच्छे खुशहाल लोग होते हैं वो भी अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अब रही बात समाज की, दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ उसके बच्चे की मन की बात जरूर सुन लिया करें पेरेंट्स लोग और फिर उसके बाद उसको उस मैदान या उस अखाड़े में उतारें। अब हम बात करते हैं समाज का प्रेशर। समाज का प्रेशर क्या होता है। एक सरकारी नौकरी ऐसी चीज़ बन चुकी है जो लोगों की जान ले रही है। प्राइवेट में कोई जाना नहीं चाहता है, प्राइवेट में अगर है तो उसको कोई इज्जत नहीं देता है। सरकारी नौकरी एक ऐसी घातक बीमारी बन चुकी है जो लोगों की जान ले रही है। अलग अलग प्रकार के लोग अपनी अपनी जानें गंवा रहे हैं। क्यों। सरकारी नौकरी के चक्कर में। अगर जीवन रहेगा तुम्हारा तो सरकारी नौकरी तुमको कुछ नहीं बना के देगी, ना कुछ बिगाड़ के देगी। अगर अच्छे से जी लोगे, एक ही बार जीवन मिला है, उसको खुलकर जी लो। सरकारी नौकरी जाए भाड़ में, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। मैं तो सीधे ये बात कहता हूँ, जरूरी है अगर मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं मिलती है तो अपनी जान क्यों गंवा रहे हो एक सरकारी नौकरी की वजह से। इतनी हिम्मत तुम्हारे में नहीं है कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। 500 रुपये दिन के कमाओगे, खुशहाल रहोगे अपनी फैमिली के अंदर। 50,000 कमाने वाला, 10 लाख कमाने वाला महीने के, अगर वो अपनी फैमिली के साथ में खुशहाल नहीं रहता है, वो खाना पानी अपनी फैमिली के साथ नहीं खाता है, तो उसके लिए वो 50,000 या 10 लाख भी बेकार। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ अपना खुद का प्रेशर क्या होता है। बच्चा
क्लास 11th और क्लास 12 के बाद में तीसरे नंबर की तीसरे सवाल की हम बात कर रहे हैं। क्लास 11th और क्लास 12। क्लास 11th और 12 का सिलेबस भारी होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं प्लस एक चौथा सब्जेक्ट अगर हम माने तो 4 सब्जेक्ट हैं, वरना अगर देखा जाए तो ये 3 ही प्रकार के होते हैं। एक बायोलॉजी में गिनती आता है और एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का क्लास 11th का सिलेबस पहले कवर करना होता है, फिर क्लास 12 का जो है सिलेबस उसको हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स क्लास 11th और क्लास 12 इसको हमको पूरा पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, इस प्रकार के उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। यानी क्लास 11th क्लास 12 का हमको पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं जूलॉजी के अंदर, यानी कि बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। उसको हमको कवर करना होता है, कंप्लीट चैप्टर वाइज दिया होता है, चैप्टर बताए जाते हैं, एनटीए के द्वारा वेबसाइट पे डाले जाते हैं। उसका सिलेबस जो होता है वो बहुत भारी होता है, इसलिए देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन इसका सिलेबस बहुत भारी होता है। एक तो फिजिक्स क्लास 11th की और 12th की, दोनों फिजिक्स, और क्लास 11th की केमिस्ट्री और क्लास 12th की केमिस्ट्री। फिर उसके बाद क्लास 11th की जूलॉजी और क्लास 12th की जूलॉजी। ये सारा जो सिलेबस होता है ये एक साल में इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता है। अगर बच्चा क्लास 11th और क्लास 12th में मेहनत से मन लगा करके अगर पढ़ाई करता है तब जाकर के क्लास 12th में वो जब पहुँचेगा और एक साल नीट की तैयारी करेगा तब जाकर के कहीं वो अपना सिलेबस कवर कर पाएगा और फिर उसके बाद में उसको कुछ समझ में आएगा। जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यहाँ तक कि लोग 40 बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं फिर भी उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं। और मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको गाइड कराता हूँ। आप जाकर के एक बार डेमो क्लास देख लें। और फिर उसके बाद में मैं बात कर रहा था खुद के प्रेशर में, तो सिलेबस में कंप्लीट नहीं हो पाता है इसलिए, और घर से प्रेशर जाता है कि क्या इस बार हो पाएगा, क्या इस बार हो पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो सीधे सीधे एक पर्ची पे लिखता है मैं नहीं कर पाऊँगा या पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो चलते हुए पंखे से लटक लेता है या बंद पंखे से लटक जाता है। ये होता है खुद का प्रेशर। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों का प्रेशर, तो आपस में कंपटीशन तो चलता ही रहता है। दोस्तों का कोई प्रेशर नहीं होता है, किसी के बहकाव में ना आए, बस ध्यान रखें, मजबूत बने रहें, अपने आप को इतना सक्षम, इतना परिपक्व, मैच्योर जरूर रखें कि अगर ये नहीं होगा तो मैं अपना कोई दूसरा रास्ता क्लियर कर लूँगा, नहीं होगा तो अनुभव जरूर होगा इसके बारे में मैं अपना जीवन जी सकता हूँ और अपने फ्यूचर को मैं बना सकता हूँ। डिपेंड ना रहिएगा किसी भी एक क्षेत्र में। हाँ, मन लगा के करो, जब तक करना है तब तक मन लगा कर करो, अपनी जान को नहीं गंवाना है। जान एक ही बार मिली है, इसको अगर गंवा दोगे तो लोग तुम्हारे पीछे जो है आस लगाए बैठे हैं, वो किसकी आस लगाएंगे और किसके जो है उम्मीद जगा के बैठेंगे कि वो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, अगर पढ़ लिख लेगी तो कुछ कर पाएगी। इस प्रकार से अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को, सभी को समझा के रखना है और सभी से मिलजुल कर रखना है। बात भी करनी है, चलते फिरते भी रहना है। अगर कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, बताना ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है अपने जीवन में, बस सादा सिंपल जीवन है। खामोशी से पढ़ाई करोगे, एक दिन शोर जरूर आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं BWC वाला, आपका खूबसूरत चैनल, हम सबका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।